नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चमोली जनपद के बारे में। आज ये पार्ट 2 है चमोली जनपद का। पार्ट 1 में हमने चमोली जनपद के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में और प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिस्कस कर लिया था। और आज हम यहाँ पर आपको चमोली जनपद के नदी तंत्र हो गया और इन नदियों में कौन कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, प्रमुख ताल और झीलें कौन कौन सी है चमोली जनपद में, और इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। प्रमुख कुंड, ठंडे और गर्म कुंड और जलप्रपात, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है चमोली जनपद का मैप और एक बार पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट में क्लियर नहीं आएगा तो डोंट वरी, यहाँ पे हमारे ऐप में जहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे वहीं पे आपको ऐप भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम में भी इसकी फ़ोटो मिल जाएगी। तो अब देखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, एक बार पूरा देख लो मैप है। ये है पूरा मैंने नदी सिस्टम बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पे अच्छे से मैप के माध्यम से पूरा नदी सिस्टम मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, अलकनंदा है यहाँ पे चमोली जनपद से ही जिसका उद्गम होता है, और अलकनंदा से ही हम शुरुआत करेंगे। तो ये है अलकनंदा, जिसको अलकनंदा को पुराने ग्रंथों में देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? देव नदी के नाम से जाना जाता है अलकनंदा को। तो यहाँ पे देखो, ये है उत्तरी भाग है चमोली जनपद का, और यहाँ से उद्गम होता है अलकनंदा का। कहाँ से उद्गम होता है? संतोपत ताल या संतोपत ग्लेशियर से। यहीं संतोपत ग्लेशियर है और यहीं पे है संतोपत ताल। तो यहाँ से उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। और अलकनंदा नदी उसके बाद जब आगे निकलती है, अब देखो संतोपत ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऑप्शन में क्षीर सागर अगर आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो संतोपत ताल से निकलती है अलकनंदा नदी और पहुंच जाती है कहाँ पे? माणा गांव में। ये यहाँ पे माणा गांव है, मैंने आपको कल बताया था माणा गांव के बारे में डिटेल्स। और यहाँ पे मुचकुंद गुफा है, ब्यास गुफा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल यहाँ पे डिस्कस की थी। तो माणा गाँव में जैसे ही अलकनंदा पहुँच जाती है तो यहाँ पे माणा गाँव में है केशव प्रयाग। ये है यहाँ पे केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग पे कौन सी नदी अलकनंदा से संगम करती है? सर्वप्रथम वो करती है सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी कहाँ से आ रही है? तो सरस्वती नदी आती है देवताल से। देवताल से उद्गम है सरस्वती नदी का, जो कि केशव प्रयाग में, ये है यहाँ पे केशव प्रयाग, और यहाँ पे संगम करती है ये अलकनंदा से। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैप में अच्छे से मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है। और इसी सरस्वती नदी पर एक पुल है, महाभारत कालीन इसको माना जाता है भीम पुल, जो कि दो बड़ी शिलाओं से निर्मित है। यानी ये शिलाओं द्वारा, यानी पत्थरों से निर्मित दो बड़े पत्थर है यहाँ पे, और इन पत्थरों से निर्मित ये एक पुल है जिसका नाम है भीम पुल। और मैंने आपको बताया था कि महाभारत में जब यहाँ पे पांडव आए थे उत्तराखंड की यात्रा में, स्वर्ग की यात्रा पर, तो सरस्वती ने उनको, जो नदी है, इस नदी ने उनको रास्ता नहीं दिया, ऐसी मान्यता है। तो भीम ने वहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर क्या कर दिए, वहाँ पे दबा दिया सरस्वती नदी को, और भीम पुल का निर्माण वहाँ पे किया, जो एक दो बड़ी बड़ी शिलाओं से निर्मित ये एक पुल है। तो भीम पुल कहाँ है? माणा गांव में है, सरस्वती नदी पर, माणा गांव के निकट। और केशव प्रयाग भी कहाँ है? माणा गांव के निकट ही स्थित है, जहाँ पे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। अब यहाँ पे केशव प्रयाग में संगम हो गया अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का। उसके बाद यहाँ से केशव प्रयाग से आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और कहाँ पहुँच जाती है? बद्रीनाथ धाम पे पहुँच जाती है। ये है बद्रीनाथ धाम। 4 धामों में से, उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रसिद्ध एक बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम के निकट कौन सी नदी यहाँ पे अलकनंदा नदी से संगम करती है? वो है ऋषिगंगा। अब देखो, चमोली जनपद में 2 ऋषिगंगाएँ हैं, वो मैं अभी आगे, दूसरी एक ऋषिगंगा है वो धौलीगंगा की सहायक नदी है, और एक ऋषिगंगा ये हो गई जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। तो ऋषिगंगा यहाँ पे ये कहाँ से निकल रही है? नीलकंठ पर्वत से निकलती है, और कहाँ पहुँच जाती है? बद्रीनाथ धाम के निकट ही यहाँ पे अलकनंदा नदी से संगम कर रही है। देखो, ये नदियाँ किस साइड से संगम कर रही है, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे मैप में दर्शाया गया है। तो ये दाएँ साइड से संगम कर रही है, कौन? ऋषिगंगा, जबकि सरस्वती नदी बाएं साइड से संगम कर रही है। तो ये आ गई ऋषिगंगा बद्रीनाथ धाम में, ये मिल गई किससे? आपकी अलकनंदा नदी से। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में आपने देखा एक तप्त कुंड है, जो गर्म पानी का ये कुंड है, और यहीं पे एक निकट में नारद कुंड भी है।
तो बद्रीनाथ धाम के निकट 2 गर्म कुंड है, एक तप्त कुंड है और एक नारद कुंड है। तो उसके बाद बद्रीनाथ धाम से आगे निकलती है अलकनंदा नदी और ये NH7 भी जा रहा है अलकनंदा नदी के किनारे किनारे होते हुए और बद्रीनाथ धाम और माणा तक पहुंचता है नेशनल हाईवे 7। तो यहाँ पे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है, गोविंद घाट में। गोविंद घाट में एक और अन्य नदी अलकनंदा नदी से संगम करती है। वो कौन सी नदी है यहाँ पे, ये है गोविंद घाट और ये आ रही है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा आती है हेमकुंड। हेमकुंड यहाँ पे जो झील है, हेमकुंड ताल है, उसी के निकट से आती है लगभग। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर है और आपको पता है कि जो नदियाँ निकलती है बहुत सारे ग्लेशियर से निकलती है। तो कुल मिला के यहाँ पे हेमकुंड के निकट से निकलती है, तो इसलिए इसका उद्गम किसे माना जाता है, हेमकुंड ताल को माना जाता है, या यहाँ इसको हेमकुंड ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो पर्वत हैं तो यहीं से उद्गम होता है यहाँ पे लक्ष्मण गंगा का। और लक्ष्मण गंगा पहुँच जाती है आपकी गोविंद घाट में और गोविंद घाट में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। उसके बाद गोविंद घाट से जब आगे निकलती है अलकनंदा नदी तो कहाँ पहुँच जाती है, विष्णु प्रयाग पहुँच जाती है। तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन है, विष्णु प्रयाग है। देखो बस यहाँ पे केशव प्रयाग भी है, लेकिन केशव प्रयाग को पंच प्रयागों में नहीं गिना जाता है। तो पंच प्रयागों में 3 प्रयाग जो चमोली जनपद में है, कौन कौन से हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। और एक प्रयाग हो गया रुद्रप्रयाग में और एक प्रयाग हो गया टिहरी जनपद में, कौन सा, देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो जो पहला प्रयाग आ गया विष्णु प्रयाग में, यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, ये होता है यहाँ से तो अलकनंदा आ रही है और यहाँ से आ रही है धौली गंगा। अब देखो इसको पश्चिमी धौली गंगा आप नोट करिएगा, क्योंकि एक पूर्वी धौली गंगा है जो कि काली नदी की सहायक नदी है, पिथौरागढ़ में बहती है। पिथौरागढ़ पूर्वी जनपद हो गया तो उसको पूर्वी गंगा कहा गया, और ये पश्चिम में हो गया तो इसको पश्चिमी धौली गंगा कहते हैं। पिथौरागढ़ में पूर्वी धौली गंगा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ धौली गंगा लिखा है, तो आप इसको पश्चिमी धौली गंगा जरूर नोट करना, नहीं तो बाद में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो धौली गंगा, अब धौली गंगा निकल कहाँ से रही है ये भी जानना जरूरी है। तो धौली गंगा जो निकलती है, जिसका इसका उद्गम होता है, यहाँ पे नीति दर्रा है, तो यहीं निकट है धौलीगिरी श्रेणी। तो धौलीगिरी श्रेणी जो कि नीति दर्रा यहीं पे निकट में है, तो नीति दर्रा से या धौलीगिरी श्रेणी से उद्गम होता है धौली गंगा का, और ये पहुंच जाती है रैणी गांव में। अब रैणी गांव में जब ये पहुंचती है तो यहाँ पे एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी, ऋषि गंगा। मैंने आपको बताया था ना, चमोली जनपद में 2 ऋषि गंगा, एक अलकनंदा की सहायक नदी है और एक धौली गंगा की सहायक नदी है। अब ये ऋषि गंगा कहाँ से आ रही है, तो ये ऋषि गंगा आ रही है आपकी नंदा देवी पर्वत शिखर के एक चोटी से आ रही है। यहाँ पे त्रिशूल पर्वत भी है और ये है नंदा देवी पर्वत शिखर, तो इधर से ही आ रही है ऋषि गंगा। अब आपने आजकल देखा होगा कि आजकल जो चमोली जनपद में बाढ़ आई थी वो ऋषि गंगा पर ही आई थी। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर, नंदा देवी पर्वत का एक प्रमुख ग्लेशियर था यहाँ पे एक, उसके ब्रेक डाउन होने के कारण, उसके टूट जाने के कारण अचानक से ऋषि गंगा में क्या हो गया, बहाव बढ़ गया था, ऐसी अभी वहाँ पे कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो यहीं पे ऋषि गंगा और फिर ये धौली गंगा में मिलती है यहाँ पे रैणी गाँव में। तो फिर आगे बढ़ गई, यहाँ पे धौली गंगा यहाँ से आ रही है, ऋषि गंगा यहाँ से आ रही है, तो नदी का प्रवाह और ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे NTPC परियोजना, तपोवन में NTPC की जल विद्युत परियोजना है, तो वो आपने देखा होगा वीडियो में, यहीं पे है वो, तो वो भी वहाँ पे बह गई थी। तो इसी नदी पर, वो इसी ऋषि गंगा नदी पे हाल में वो क्या हुआ था, जो ग्लेशियर टूटा था और जो बाढ़ आई थी, इसी ऋषि गंगा नदी पर वो आई थी। तो ऋषि गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, धौली गंगा की सहायक नदी है। और ऋषि गंगा का और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है, रैणी गांव में होता है। तो समझ गए होंगे आप, मैप के माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे धौली गंगा की कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदी भी है, जैसे गणेश गंगा हो गया, गिरथी गंगा हो गया। ये 2 नदियाँ भी आप नोट कर सकते हैं, एक ऋषि गंगा हो गया और दूसरी है गणेश गंगा और गिरथी गंगा, जो कि धौली गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद रैणी गांव से आगे बढ़ती है धौली गंगा तपोवन में, और तपोवन में जो तपोवन जल विद्युत परियोजना है वो धौली गंगा पर, अब तो वो बह गई है, तो कुल मिला के वो धौली गंगा नदी पर बन रही थी, निर्माणाधीन थी वो। उसके बाद यहाँ से आगे पहुँचती है और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा किससे संगम करती है, अलकनंदा नदी से। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ता है और ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है और कहाँ पहुँच जाती है, व्रीहि नामक स्थान पर। और यहाँ पे व्रीहि नामक स्थान पर ये
व्रीहि गंगा से संगम करती है। यहाँ से आ रही है व्रीहि गंगा और ये अलकनंदा नदी से व्रीहि नामक स्थान पर संगम कर रही है। अब व्रीहि गंगा पर एक जल विद्युत परियोजना भी है जिसका नाम है गोहना ताल जल विद्युत परियोजना। तो ये इसी नदी पर है। व्रीहि गंगा पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? गोहना ताल जल विद्युत परियोजना। तो ये आपको नोट करनी है। साथ साथ में हम जल विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसके बाद व्रीहि गंगा आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है कहाँ? चमोली व्रीहि गंगा नहीं, अलकनंदा नदी। ठीक है, व्रीहि में संगम हो गया व्रीहि गंगा का और व्रीहि से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है चमोली गोपेश्वर से होते हुए नंद प्रयाग में पहुंच जाती है, जो कि पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग कौन हो गया? विष्णु प्रयाग हो गया। और दूसरा प्रयाग कौन हो गया? चमोली जनपद में ही है नंद प्रयाग। ये पंच प्रयागों का दूसरा प्रयाग हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी नदी संगम करती है? तो ये करती है यहाँ पे आप देख सकते हो नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदा घुंघटी और त्रिशूल पर्वत। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंदा घुंघटी है, ये त्रिशूल पर्वत है। तो यहीं से निकलती है नंदाकिनी नदी और नंद प्रयाग में पहुंचकर अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा नंदाकिनी नदी के बारे में और नंद प्रयाग जो कि पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग हो गया। अब यहाँ पे नंदाकिनी नदी की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चुपलागाड़ हो गया, गोरी नदी हो गया, मोलागाड़ हो गया। खैर इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो छोटी छोटी। आपको जो मुख्य मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैंने मैप में दर्शा रखी है, वो आपको याद करनी है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंदाकिनी नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, तो वो है आपकी राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? राजवक्ती जल विद्युत परियोजना, जो कि नंदाकिनी नदी पर है। वैसे मैंने उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो जितनी भी तमाम परियोजनाएं हैं उत्तराखंड में और कौन कौन सी नदी पर है, कौन कौन सी जनपदों में है, वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगी। तो अगर आप सभी परियोजनाओं के बारे में एक साथ वो करना चाहते हैं, एक साथ वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसमें भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नंदप्रयाग से जब नंदप्रयाग में संगम हो गया नंदाकिनी का और अलकनंदा का, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँच जाती है? कर्णप्रयाग में पहुँच जाती है अलकनंदा नदी। और कर्णप्रयाग में कौन सी नदी यहाँ पे संगम कर रही है? पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग तीसरा प्रयाग हो गया पंच प्रयागों में से। पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया आपका नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्णप्रयाग। तो 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अब ये पिंडर नदी कहाँ से आ रही है? तो पिंडर नदी आती है पिंडारी ग्लेशियर से, जो कि बागेश्वर में स्थित है। इधर है वो। और अभी बागेश्वर में आपको बताया जाएगा, जब बागेश्वर जनपद आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आता है। ठीक है, इधर पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर जनपद में, और फिर ये ऐसे में आती है और पहुँच जाती है चमोली जनपद में। और फिर वो चमोली जनपद में कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है पिंडर नदी। और यहाँ पे जो पिंडारी नदी है उस पे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएँ हैं? देवसारी बांध परियोजना हो गया और मेलखेत बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना और मेलखेत बांध परियोजना ये आपकी पिंडर या पिंडारी नदी पर स्थित है। और उसके बाद कर्णप्रयाग में जब पिंडर नदी और अलकनंदा नदी संगम करती है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और कहाँ पहुँच जाती है? रुद्रप्रयाग में पहुँच जाती है। और रुद्रप्रयाग में फिर मंदाकिनी नदी से संगम करती है। फिर वहाँ से आगे पौड़ी श्रीनगर होते हुए फिर कहाँ पहुँच जाती है? देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है। तो 5 प्रयाग के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है, जिनमें 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में है। ये तीनों प्रयाग आपको जो चमोली जनपद में है अच्छे से याद करने हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा है वो भी आपको याद करना है। तो नदी सिस्टम तो लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ पे और प्रमुख जो भी जल विद्युत परियोजनाएं थी, तो एक बार जल विद्युत परियोजनाओं को अलग से देख लेते हैं एक बार PDF के माध्यम से। तो ये है यहाँ पे चमोली जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो देखो यहाँ पे राजवक्ती जल विद्युत परियोजना ये नंदाकिनी नदी पर है। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर है। देवसारी बांध परियोजना पिंडर नदी पर है। मेलखेत बांध परियोजना ये भी पिंडर नदी पर है। मलेरी झेलम तमक परियोजना ये है पश्चिमी धौलीगंगा पे। पश्चिमी धौलीगंगा जो चमोली में बह रही है, और पूर्वी धौलीगंगा कौन है? वो पिथौरागढ़ में बहती है। काली नदी की सहायक नदी है, उसको आपको जब पिथौरागढ़ जनपद के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। उर्गम परियोजना कल्पगंगा पे है, ये भी एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, छोटी सहायक नदी है एक। गोहना ताल परियोजना
विरही गंगा पर है। बनाला परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये अलकनंदा नदी पर है। नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना ये भी अलकनंदा नदी पर है। और ऋषिगंगा परियोजना ये ऋषिगंगा पर है। तो अगर आप इनके बारे में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको याद करना चाहते हैं तो इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा या मैं आपको लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उत्तराखंड के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का। अब आ जाते हैं मैप में वापस और अब बात करेंगे यहाँ पे जो प्रमुख क्या है ताल और झीलें हैं चमोली जनपद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ये है यहाँ पे रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में है। एक प्रमुख झील है रूपकुंड और यहाँ पे ये लगभग थराली विकास खंड के क्षेत्र में आता है और इस ताल को कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है या रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है रूपकुंड को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताता हूँ। रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी ताल के नाम से किसको जाना जाता है? रूपकुंड को। और कंकाली ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है यहाँ पे अभी भी कंकाल प्राप्त होते हैं, मानवों के कंकाल। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे एक राजा हुआ करता था और उसके सैनिकों के यहाँ पे युद्ध हुआ होगा कभी, तो उसके सैनिकों का यहाँ पे क्या मिलते हैं? अभी भी कंकाल मिलते हैं। तो इस ताल में कुछ रहस्य तो छुपा है क्योंकि यहाँ पे क्या मिलते हैं? कंकाल मिलते हैं। इसलिए रूपकुंड को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे त्रिशूल पर्वत है इसके निकट में और इधर नंदा घुंघटी भी स्थित है। तो नंदा घुंघटी और त्रिशूल पर्वत के बीच में स्थित है रूपकुंड। दूसरा यहाँ पे कुंड कौन सा है या ताल या झील कौन सी है? होमकुंड झील या होमकुंड ताल है यहाँ पे। और ये भी कहाँ स्थित है? नंदा घुंघटी और त्रिशूल पर्वत के बीच में स्थित है। रूपकुंड के निकट ही स्थित है यहाँ पे होमकुंड ताल। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे अब रूपकुंड और होमकुंड कहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे होमकुंड में क्या होता है? जो नंदा देवी राजात का जो जब यात्रा होती है तो वहाँ पे जो चौसिंगा खाडू होता है तो उसको यहीं पे छोड़ा जाता है। होमकुंड मतलब अंतिम जो पड़ाव है नंदा देवी राजात यात्रा का वो होमकुंड ही है। और यहाँ से जो चौसिंगा खाडू होता है वो अकेले चले जाता है यात्रा आगे वो यात्रा क्या करता है? अकेले करता है। तो अंतिम पड़ाव है जो यात्रा का वो होमकुंड ही है नंदा देवी राजात यात्रा का। उसके बाद यहाँ पे आपका हेमकुंड ताल। हेमकुंड कहाँ पे? यहाँ पे है जहाँ से लक्ष्मण गंगा जिसके निकट से उद्गम होता है लक्ष्मण गंगा का। और इसी को माना जाता है कि यहाँ पे हेमकुंड ताल से ही लक्ष्मण गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। अब हेमकुंड जहाँ पे ये हेमकुंड है यहीं पे ऊपर क्या है? एक गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिबा। और यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी और यहाँ पे गुरुद्वारा भी मिलेगा आपको हेमकुंड साहिबा। ठीक है, हेमकुंड जो ये झील है इसी के निकट है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिबा। और इस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का भी प्राचीन मंदिर स्थित है हेमकुंड ताल के किनारे। तो यहाँ पे हेमकुंड भी हो गया और इधर हो गया आपका ये संतोपत ताल जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आपको जो भी अन्य प्रमुख ताल और झीलें हैं चमोली जनपद में उनके बारे में बता देता हूँ मैप के माध्यम से। मैंने जो यहाँ पे जिनकी लोकेशन एग्जैक्ट वहाँ पे मुझे पता थी वो मैंने आपको वहाँ पे दर्शा दी गई है। तो वहाँ पे मैप के माध्यम से तो सिर्फ नदी सिस्टम को समझा जाता है अच्छे से, तो यहाँ पे इनको तो आप ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। तो जो होमकुंड ताल है वो चमोली जनपद में हो गया। कौन कौन से ताल हो? अन्य संतोपत ताल हो गया, विरही ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, लोकपाल जिसको हेमकुंड को लोकपाल भी कहा जाता है। ठीक है, हेमकुंड और होमकुंड में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। छठा है सिद्धताल, सातवां है लिंगताल, आठवां है मणिताल, नवां है झलताल, 10वां है आश्रिया ताल, 11वां यहाँ पे सूखा ताल, 12वां यहाँ पे गौना ताल, 13वां है मातृका ताल, 14 है काकभूषणी ताल, 15वां है बेनीताल, 16वां है नरसिंह ताल और 17वां है गुडियार ताल। तो ये इतने सारे सभी ताल कहाँ स्थित है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। और तालों और उत्तराखंड के प्रमुख ताल और झील पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी जनपदों के जो ताल हैं उनको आपको याद करवाया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब चमोली जनपद में जो प्रसिद्ध ठंडे और गर्म कुंड है तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले ठंडे कुंडों के बारे में बात कर लेते हैं।
तो बैराज कुंड हो गया, ये कहाँ स्थित है, नंदप्रयाग क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे भगवान शिव का एक मंदिर भी है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि रावण ने यहाँ पे तपस्या की थी और अपने 10 शीश काट कर दिए थे भगवान शिव को, भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए थे। तो यहाँ पे क्या है, रावण शिला भी स्थित है। दूसरा है वेदिनी कुंड, और ये कहाँ है आपका, वेदिनी बुग्याल आपको बताया था मैंने, चमोली जनपद में है। तो वहीं पे है वेदिनी कुंड, और यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती का मंदिर भी है। तीसरा यहाँ पे बैतरणी कुंड है, इसको रथी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कुंडों के देखो, जो कुंडों पे भी एक स्पेशल वीडियो बन रखी है, तो इतना डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरी डिटेल्स इनके बारे में बता रखी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नाम बताऊँगा, और अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। पाँचवा है होम कुंड, चौथा ऋषि कुंड हो गया, पाँचवा होम कुंड हो गया, हेमकुंड हो गया, लोकपाल अभी बता चुका हूँ आपको। सातवां है सप्त कुंड, आठवां है नंदी कुंड, नौवां हो गया गौरी कुंड, 10वां हो गया रूप कुंड, 11वां हो गया सूर्य कुंड, 12वां हो गया चंद्र कुंड, उर्वशी कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और सत्यपथ कुंड। तो ये सारे कुंड कहाँ हैं आपके, ठंडे कुंड है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो इसमें आपको कुछ कुछ ध्यान रखने इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। बैराज कुंड, वेदिनी कुंड और वैतरणी कुंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको नोट करने हैं। बाकी ये होम कुंड, हेम कुंड, ये तो मैं आपको प्रमुख झील और तालों में इनको बता चुका हूँ, तो ये तो खैर करने ही करने हैं आपको नोट। और कौन आपको उर्वशी कुंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर नोट करने हैं। और गर्म कुंड कौन कौन से चमोली जनपद में है, तो तप्त कुंड हो गया, ये बद्रीनाथ के ही निकट स्थित है। बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ पे स्नान जरूर करते हैं। भाप कुंड है दूसरा, ये भी चमोली जनपद में एक गर्म कुंड है, जो कि जोशीमठ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर स्थित है। और तीसरा है नारद कुंड, तो ये भी तप्त कुंड के ही निकट स्थित है नारद कुंड। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चमोली जनपद में कौन कौन से गर्म कुंड है, तप्त कुंड है, भाप कुंड है और नारद कुंड, ये तीनों कुंड कहाँ हैं आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जलप्रपात। तो चमोली जनपद में एक जलप्रपात कहाँ पे है, ये है यहाँ पे वसुधारा जलप्रपात। किस नदी के निकट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है, यहाँ पे मतलब निकट है वहाँ पे वसुधारा जलप्रपात। और अलकनंदा का एक मतलब प्रमुख सहायक जलप्रपात भी इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ से ये संतोपत ताल से अलकनंदा नदी निकल रही है और इसी के निकट है वसुधारा जलप्रपात। तो वसुधारा जलप्रपात आपका चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको चमोली जनपद का पूरा नदी तंत्र, प्रमुख ताल हो गया, झील हो गया, और नदियों में कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, प्रमुख कुंड, ठंडे गर्म कुंड और जलप्रपात, ये सारे टॉपिक हमने लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम अब यानी चमोली जनपद का जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम प्रमुख मंदिरों के बारे में और प्रमुख मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारा चमोली जनपद कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चमोली जनपद के MCQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। हमारे आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अधिक से अधिक ज़रूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।